नमस्कार। पॉइंट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग मुग़ल एम्परर के बारे में जानेंगे। मुग़ल एम्परर के एक शासक बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबर जो हैं ये मुग़ल के ये प्रथम जो है वो शासक के नाम से जाने जाते हैं। इनकी 4 पुत्र थे इनके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। इनके पुत्र हुमायूं हैं, कामरान, हिंदाल और अस्कारी इनके पुत्र हैं। हुमायूं के 2 पुत्र होते हैं, जलालुद्दीन अकबर और मिर्ज़ा हाकिम। और फिर जलालुद्दीन अकबर के 3 पुत्र हमको दिखने को मिल रहे हैं, जहांगीर, मुराद देखा और दीन दयाल। फिर जहांगीर के पुत्र हमको दिख रहे हैं, वो खुसरू दिख रहे हैं, परवेज़ दिख रहे हैं, शाहजहां दिख रहा है और शहरयार दिख रहे हैं। फिर इनके पुत्र हमको दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ शेरशाह सूरी का नाम यहाँ क्यों है? क्योंकि हुमायूं को शेरशाह से बहुत ट्रबल का सामना करना पड़ा था। ये दोनों हमेशा ही सत्ता के लिए आपस के सामने खड़े हो जाते थे, ये दोनों महापुरुष। तो इसलिए हम लोग जो है वो हुमायूं के साथ साथ शेरशाह की भी जीवनी के पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर में, ये बाबर जी हैं। बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, फरगना घाटी में हुआ था, जो कि अंदीजान उज़्बेकिस्तान नामक शहर में पड़ता है। ठीक है। और ये जो मंगोलिया के जो है वो बरलास कबीले से बाबर संबंध रखते थे। अगर आपको देखा जाए कि ये है कहाँ पे, मंगोलिया में, जो अभी हम लोग अंदीजान की बात कर रहे हैं, जो उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये यहाँ पे देखिए उज़्बेकिस्तान में हमको दिख रहा है आपको। ठीक है, ये उज़्बेकिस्तान है, इसकी बॉर्डर आपको दिख रही होगी ये। तो इस बॉर्डर में एकदम यहाँ पे ये आपको दिखने को मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बाबर जी का। इनके देखिए माता और पिता हैं। इनके जो है पिता का नाम जो था वो शेख मिर्ज़ा, इनके जो है वो पिता का नाम था। वो तैमूर लंग के जो है चौथा वंशज था। और ये जो है फरगना घाटी के ये शासक थे इनके पिताजी। और इनकी माता जी जो हैं वो, उनका नाम था कुलतुल निगार खानम। ये चंगेज खां की तरफ से जो है बाबर जी वो 14वें वंशज के रूप में थे। तो हमने अभी इनके माता पिता के बारे में जाना और आगे जानते हैं। तो जैसा देखा था कि बाबर के 4 पुत्र थे, एक हुमायूं था, एक कामरान थे, एक अस्कारी थे और एक हिंदाल था। भाषा देखा जाए तो इनकी कौन सी भाषा थी, तो उनकी मातृभाषा जो था वो चतगाई भाषा थी। पर फारसी जो उस समय के स्थान में आम बोलचाल में यूज़ होती थी, वो भाषा ज़्यादा प्रचलन में थी। चतगई में बाबर नाम के नाम पे अपनी जीवनी लिखी गई है, यानी चतगई भाषा में बाबर नामा के नाम पर अपनी जीवनी लिखी है इन्होंने। उनकी सेना में तुर्क के लोग, फारसी के लोग, पाश्तो के लोग के अलावा बरसाल के लोग तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी देखने को मिलते थे। चतगाई वंश की नींव भी बाबर जी ने ही डाली थी। वह भारत में मुगल के संस्थापक भी माने जाते हैं तथा मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता भी बाबर को ही माना जाता है। अच्छा, देखा जाए तो बाबर ने कौन कौन सी अपने जीवन काल में उपाधि ले रखी है, तो ये उपाधि मिल रखी है बाबर को। पैतृक उपाधि उनको मिर्जा मिल रखी थी, समरकंद की उपाधि मिली उनको, पदशाह की उपाधि मिली उनको, कालंदर की उपाधि मिली तथा गाजी की उपाधि मिली। तो ये बाबर ने ये उपाधियाँ अर्जित कर रखी थी या उनको मिली हुई थी। अब बाबर के कुछ टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। तो जब टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं तो देखिए 1501 की अगर बात करते हैं तो इन्होंने समरकंद की उपाधि इनको मिली। पैतृक उपाधि तो हम लोग देख रहे थे कि उनको पैतृक उपाधि जो है वो काजी मिल रखी थी, है ना। पैतृक उपाधि मिर्जा मिल रखी थी। उसके बाद जो है 1501 में जो है वो समरकंद की उनको उपाधि मिलती है। 1504 में काबुल और गजनी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1500 में उनको पदशाह की उपाधि जो मिली, काबुल और गजनी पे अधिकार के बाद उन्होंने 1507 के आसपास जो है वो पदशाह की उपाधि उन्होंने ली थी। 1518 से 1519 की अगर बात की जाती है, 1518 और से 1519 की अगर बात करते हैं तो प्रथम अभियान जो उनका था ये यूसुफ जाई के खिलाफ इनका था। वो बजौरा भेरा पे जो है अधिकार इन्होंने किया, यानी यूसुफ जाई के खिलाफ अपना जो है अभियान चलाया तथा बजौरा तथा भेरा पर उन्होंने अधिकार किया। मैप में देखते हैं तो यहाँ पे हमको बजौरा और भेरा दिखता है, जैसे देखें कि बजौरा और भेरा इस प्लेस पे हमको दिख रहा है। तो दिस इज़ अ बेजोरा एंड भेरा, दिस रिलेटेड हेयर। ये इस्लामाबाद हमको दिख रहा है, काबुल हमको दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर पे हमको ये दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत। तो प्यारा भारत के इधर इस्लामाबाद और काबुल के बॉर्डर पे बिल्कुल हमको, मतलब अफ़गानिस्तान कह सकते हैं कि, और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हमको दिख रहा है।
तो यहाँ पे इन्होंने बाबर ने बजौरा और भेरा पे सबसे पहला अभियान किया था और खैबर दर्रे को पार करके पेशावर से यहाँ पहुँचे थे। देखिए ये है ना आपका खैबर दर्रा, आपको दिख रहा होगा। तो खैबर दर्रा और ये दोनों मैप में आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही बाइलेटरल पास ही पास हैं। सो दैट्स वाई तो हम लोग बोलेंगे खैबर दर्रा से पार करने के बाद उन्होंने बजौरा और भेरा पे भेरा पे वो आए थे। बजौरा और भेरा पर पुनः अधिकार करके सियालकोट तथा सैयदपुर पर अधिकार किया और पेशेवर अभियान भी इन्होंने इसी 1524 में किया। तो फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात 1518 से 1519 के बीच प्रथम अभियान यूसुफजाई के खिलाफ दिया, बजौरा और भेरा पर अधिकार किया। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद खैबर दर्रा पेशेवर को पार किया, किंतु फिर वो वापस लौट गए। वहाँ पे किसी कारण से उनको कामयाबी हाथ नहीं लगी और वो वापस लौट गए। फिर 1520 को बजौरा भेरा पर पुनः अधिकार किया तथा सयालकोट तथा सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। अब 1524 में उन्होंने पेशावर अभियान भी किया। नेक्स्ट टाइम लाइन की अगर बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1526 ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट है बाबर जी के लाइफ का, यानी 21 अप्रैल 1526 इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं। पानीपत कहाँ है तो पानीपत हमारा हरियाणा में है, जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा। दिल्ली के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इलाका, दैट्स रीजन इज नोन एज अ पानीपत। ये इलाका पानीपत का इलाका कहलाता है। यहाँ पे प्रथम युद्ध हुआ था जो दिख रहा है। तो अब पानीपत के प्रथम युद्ध में देखा जाए तो ये किस में हुआ था तो इसमें देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ये लोदी जी हैं, ये बाबर जी हैं और इसमें इब्राहिम लोदी जी मारे गए थे, ठीक है। और इस युद्ध की सबसे मेन बात थी ना, इसमें तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था जो उज़्बेकों से इन्होंने ली थी। देखिए हुआ क्या था ना कि इसमें जो इनकी सेना जो हमारे पास लोदी जी की सेना जो हो बहुत विशाल सेना थी, इनकी बहुत विशाल सेना थी। बाबर से तो कई गुना ज़्यादा विशाल सेना थी और बाबर के पास बहुत थोड़ी सी सेना थी, ओके। लेकिन क्या हुआ ना कि तुगलुमा में क्या हुआ था कि जैसे ये बहुत उत्साहित थे, लोदी ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया कि जाओ फ्रंट फुट पे आक्रमण करो और बाबर को धराशाह कर दो। लेकिन जैसे ही इनकी सेना आगे बढ़े तो उनके सामने जो है तुगलुमा की मजबूत किलाबंदी देखने को मिली। इसमें क्या था ना, चमड़े की रस्सी से बंधी बैलगाड़ियों की श्रृंखला में, ठीक है, उन सारे सैनिकों के कदम रोक दिए, ठीक है। अब वे बाबर के बिछाए जाल में फंस गए। इब्राहिम की सेना कुछ समझ पाती इससे पहले गोलों और तीरों से उनके ऊपर बौछार स्टार्ट हो गई। बारूद की वजह से उनके जो हाथी थे ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद अपने ही सेना में, मीन्स दैट इब्राहिम लोदी की सेना में ही वो उत्पात मचाने लगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मौके का फ़ायदा उठा के बाबर की जो थोड़ी सी सेना थी उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और जीत गए, ये युद्ध ही जीत गए। तो इसमें हम लोग जो है तुलगामा युद्ध नीति की बात करते हैं। तुलगामा युद्ध नीति का इसमें प्रयोग किया गया था और ये देखा ना कि बहुत बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी की, बट बाबर की छोटी सेना के सामने किस तरह ये हार गई। एक्चुअली देखा जाए बाबर ने युद्ध पद्धति का यूज़ किया, ये सोचे थे कि हम उसको अटैक करके तुरंत मार देंगे, बट वो आगे बढ़े तो देखे कि चमड़े की रस्सी से बैलगाड़ियाँ बंधी हुई हैं। अब भाई आगे कैसे जाएं, जब तक कुछ समझ पाते तब तक उस्मानी विधि में तोप से प्रयोग किया गया था। उस्मानी विधि से इन्होंने जो क्या कर दिया ना, वो तीरों और गोले से बौछार कर दी है ना। और उसके बाद बौछार कर दी, जब दो भाई चलने लगे, चारों तरफ से तीरें चलने लगी, तो क्या हुआ कि उनके जो हाथी थे वो अपने में ही जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे वो इधर उधर भागने लगे, खुद ही कुचलने लगे और तुरंत हमला हो गया। अच्छा, इन्होंने तुगलुमा विधि और उस्मानी विधि का भी इसमें रोल बहुत अच्छा था कि उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। क्या है उस्मानी विधि? उस्मानी विधि में देखिए दो बैलगाड़ियों के बीच में तोप रख देते हैं, जैसे कि टैंकर, इस समय का टैंक जैसे नहीं होता है, मूवेबल गोला बारूद विस्फोट करने वाली कोई सामग्री, तो दैट इज़ ये मूवेबल है, बीच में रखा हुआ है, आगे बढ़ रही है, ढाई मार रही है, तो दैट्स वाई द उस्मानी विधि से इन्होंने प्रयोग किया था। और ये इसका नाम क्योंकि अब देखिए जाए इसे उस्मानी विधि क्यों कहते हैं, इनका प्रयोग उस्मानियों ने के जो है सफवी शासक के शाह इस्माइल द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसको उस्मानी विधि कहते हैं। अच्छा, इनके जो तोपखाने के प्रमुख थे उनका नाम था उस्ताद अली, जो उस्मानी विधि को लीड कर रहे थे। और इनके बंदूकची जो थे वो था मुस्तका खां थे, इसके बंदूकची। इस युद्ध के बाद बाबर ने कालंदर की उपाधि दी और बाबर ने कहा कि भाई हम जीते हैं तो अपने धनुधरियों के वजह से जीते हैं, क्योंकि जब वो जो है उनकी सेना भागने लगी तो धनुधरियों ने हमला कर दिया अपने धनुष से। अब पहली बार ये ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में तोप खाने का प्रयोग हुआ था बड़े पैमाने पे। ये कैसा युद्ध था? पानीपत का युद्ध था भाई, बहुत बड़ा युद्ध था पानीपत का युद्ध।
कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसमें इब्राहिम लोदी जी मारे गए थे। अच्छा, इसके बाद जो है 1527 में देखा जाए तो खानवा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था। और खानवा कहाँ पे है? तो खानवा देखते हैं आपका यहाँ मध्य प्रदेश, ये खानवा जो है आपका, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान। हाँ, तो ये राजस्थान के और मध्य प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पे है, इसलिए कन्फ्यूज़न है कि मध्य प्रदेश की राजस्थान, बट ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर यानी राजस्थान में है खानवा। तो इनका दूसरा युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध था। कब हुआ था? तो ये 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। आइए खानवे के युद्ध में देखते हैं। तो ये खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो खानवा का युद्ध देखिए बाबर और राणा सांगा जी के बीच में हुआ है। ये बाबर है, ये राणा सांगा है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ है। इसमें भी वही दोनों युद्ध नीति इन्होंने यूज़ की है। ये है तुलगमा युद्ध नीति तथा उस्मानी नीति का योग किया। और देखिए इस युद्ध में ना शराब को पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई व्यक्ति भाई शराब नहीं पिएगा, सब लोग ऑन द सेंस युद्ध लड़ो, ये लड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको जिहाद का नारा दे दिया गया कि भाई जिहाद है, यू हैव टू विन दिस। मुसलमानों पर से जो है मुसलमान यानी सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने मुसलमानों में से तमगा कर तथा व्यापारी कर ही समाप्त कर दिया। लड़ो लड़ो जीतो मेरे लिए, है ना। तो ये कुछ इसमें एनर्जी उन्होंने डाल दी। अच्छा, 1528 में देखा जाए तो वो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। 1528 में चंदेरी का युद्ध किनके बीच, चंदेरी कहाँ पे है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये देखेंगे, चंदेरी आपको दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। देखिए ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जस्ट जो है वो लखीमपुरी खीरी के इलाके भी, ये भी बॉर्डर पे ही है। तो सब चीज़ तो बॉर्डर पे ही हो रही है। सो दैट्स वाई चंदेरी का युद्ध ये है जो मध्य प्रदेश में है, ये हुआ। ये बाबर और मोदनी राय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में हजारों राजपूतों का कत्ल हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। 1529 में जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी प्लस नुसरत शाह बंगाल के बीच में यह युद्ध देखने को मिलता है। बाबर का भारत पर स्थायी अधिकार इसी युद्ध से होता है। तो भाई अगर कोई पूछेगा कि आखिर बाबर का स्थायी अधिकार किस युद्ध से भारत पे होता है, तो हम बोलेंगे वो घाघरा के युद्ध से होता है भाई। अच्छा, अब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में, लेकिन उनको दफनाया गया है काबुल में। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, उन्होंने काबुल में, आगरा में, और लेकिन उनको दफनाया जाता है काबुल में। देखा जाए कुछ इन्होंने खोज की थी, जैसे उन्होंने नाप के बारे में कुछ कहा है, गजे बाबरी निकाली थी, कुछ खेल अपने साथ लाए थे जिसको गंजीफा का खेल यानी ताश का खेल था, इशकबाजी का खेल वो कबूतर का खेल था अपने साथ लाए थे। छंद इनकी कुछ थी, वो क्या थी, मुबाइयान छंद थी, पद्य कुछ थे उनके, वो दीवान उनके पद्य थे। कुछ पुस्तक लिखी थी, अलंकार पर पुस्तक उन्होंने लिखी थी, शियाले उसज अलंकार पे उनकी पुस्तक थी। बाबरनामा या तुजुक बाबरी उन्होंने तुर्क भाषा में उनकी थी। फारसी अनुवाद जो है उनका किसने किया था, वो पायंदा खान ने किया था, तथा इंग्लिश अनुवाद इनका किसने किया था, श्रीमती बेदब्रिज ने इसका अनुवाद किया, बाबरनामे का अनुवाद किया। तो फारसी अनुवाद किसने किया था, पायंदा खान ने, तथा इंग्लिश अनुवाद किसने किया था, श्रीमती बेवरिज ने किया था इस पुस्तक का अनुवाद। मुस्लिम राज्य की बात किया जाए तो उस समय कौन कौन से मुस्लिम राज्य थे बाबर के समय में, तो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, ये सारे जो हैं वो मुस्लिम राज्य थे। और हिंदू राज्य में विजयनगर, मेवाड़, ये बड़ा इन्फ्लुएंस डाले थे। मतलब ये सारे राज्य जो बाबर पे बहुत इन्फ्लुएंस डाले थे, जिसमें जो कृष्णदेव राय जी जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो विजयनगर के बहुत शक्तिशाली राजा थे। बाबर जो थे भारतीय, उन्होंने, बाबर का क्या कहना था कि भारतीय भाई मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। मतलब वो लड़ ले, मतलब मर जाएंगे आपके लिए, बट लड़ना नहीं। मतलब एक तरीके से कटाक्ष का इन्होंने प्रयोग किया था कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम देम सेल्फ, इफ़ यू लेट हिम से दैट लेट डाई देन दे यूज टू डाई, बट डो नॉट थिंक, मतलब उनको तो एक कटाक्षी लगता है। अच्छा, इनकी शैली क्या थी, ये थी मुबाइयान और पद इनकी शैली थी। राजभाषा इनकी फारसी थी। साम्राज्य कानपुर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश तक फैला था। इन्होंने कुछ बागीचे बनवाया जो जामिती विधि से बना था, जैसे नूरे अफगान या आराम बाग, ये कुछ बागीचे हैं जो इनके द्वारा बनाया गया था। बाबर के द्वारा कुछ जो है वो इमारतें भी बनाई गई, जैसे एक पहला है काबुली बाग, पानीपत में जो है। तो एक काबुली बाग जो पानीपत में है, ये इन्होंने बनाया। काबुली बाग एक मस्जिद है जो पानीपत में, जो 1527 में जो है वो बनाई गई है बाबर के कारण। उनकी जो है विक्ट्री के लिए किसके ऊपर, सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की 1526 में लड़ाई हुई थी, उनकी याद में ये मॉस्क इन्होंने इनका निर्माण करवाया है। काबुली बाग का उन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है, उनके सेनानायक मीर बाकी ने इसका करवाया। बाबर के आदेश पर 1527 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया
मीर बाकी ने 1527 में निर्णय लिया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। उन्हीं ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। तो मीर बाकी ने इसका जो है वो निर्माण कराया था। दैट इज़ नोन एज अ बाबरी मस्जिद की अगर बात करते हैं तो ये बाबरी मस्जिद का उन्होंने निर्माण कराया था। बाबरी मस्जिद आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जामा मस्जिद संभाल का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ये मस्जिद 1528 में सम्राट बाबर के आदेश के तहत मीर बेग द्वारा बनवाई गई थी जामा मस्जिद, तो इनका भी निर्माण इसने करवाया था। इस वीडियो में हम लोगों ने बाबर से रिलेटेड चीज़ें देखी क्या फेमस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं से रिलेटेड चीज़ देखेंगे कि हुमायूं जी ने जो है उनका जीवन काल कैसा था, उनकी टाइम लाइन क्या थी, उनका राज्याभिषेक कैसा हुआ, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग हुमायूं देखेंगे। ये सेक्शन जो है वो बाबर को समर्पित था। थैंक यू।